देखो गाइज, फंक्शन हो गया था हमारा, हो गया है फंक्शन। क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? फंक्शन में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैं एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ चीजों को, देखो ठीक से। क्या हमने लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था? लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप, रिटर्न कीवर्ड। चलो बताओ, रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज करते हैं आपसे? तो यस सर क्यों कह रहे हो? तो तुमने क्यों नहीं पढ़ा? आप सर, आप। अच्छा, कब से? हाँ सर बताइए, हाथ उठा रहे थे जो। सर बताइए, बताइए कब रिटर्न यूज करते हैं? प्रिंट के बाद, अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करा के उसके अंदर। प्रिंट के बाद, अगर किसी वैल्यू में किसी फंक्शन के वैल्यू को स्टोर करना है, किसी वेरिएबल में किसी फंक्शन के वैल्यू को स्टोर करना है, वी यूज रिटर्न कीवर्ड। ठीक है? क्यों यूज करेंगे, क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि उसको आगे फर्दर किसी प्रोसेस में इस्तेमाल करना हो। दैट्स व्हाई वी यूज रिटर्न कीवर्ड। ओके, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया हमने। यार तुम राणा इधर हो तो ये कौन है ऊपर ऑनलाइन? ये कौन है, हिमांशु राणा? तो दो दो बार लॉग इन कर रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो। फिर है इन आर्गुमेंट के बारे में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, इन सब के बारे में पढ़ लिया हमने। पढ़ा है? कौन बोल रहा है यस सर? तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? तो मुझे जरा ये बताओ कि कीवर्ड आर्गुमेंट कब इस्तेमाल करते हैं? ये टेस्ट है यार, इसके बाद मुझे कुछ अलग बताना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया, कुछ छूटने ना पाए। कीवर्ड आर्गुमेंट जो तीसरा नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, कब यूज करते हैं? अच्छा, लिखा हुआ सामने, अभी देख के पढ़े हो? अभी ढूंढ नहीं रहा था ना? सही है। क्या? स्मार्ट है, सही बात है, स्मार्ट है। लैम्डा फंक्शन पढ़ा है मैंने, पढ़ा दिया था। ओके, फिर उसके बाद नेस्टेड फंक्शन, डेकोरेटर, जनरेटर और यील्ड कीवर्ड। बाकी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्यों हो गए थे मेरा भाई? मत हुआ करो बात। बी पंक्चुअल, टाइम पे आ जाया करो, है ना? अब्सेंट होने का क्या फायदा? और अगर अब्सेंट हो जाए तो रिकॉर्डिंग तो देख लिया करो, है ना? मैं अपने से आगे पढ़ के आने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वैसी उम्मीद नहीं है आप लोगों से, लेकिन उतना तो पढ़ लो जितना पढ़ा दे रहा हूँ, है ना? जो आपने जो बताया था सर, एक बार दोबारा इंट फंक्शन। हाँ, जो आपने बताया था, तो सर जो आपने जो बताया था ना कि ये रिटर्न से अलग जो, वो तो सर समझ आया था, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना, तो वो समझ आया। तो कौन सा फंक्शन? यही सर, ये तो यील्ड फंक्शन। ओके, यील्ड और डेकोरेटर। यील्ड फंक्शन के बारे में देख लो भाई, रिटर्न और यील्ड में क्या डिफरेंस है? एक फंक्शन के अंदर रिटर्न एक बार आता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? लेकिन यील्ड मल्टीपल टाइम आ सकता है, यील्ड मल्टीपल टाइम आ सकता है, ठीक है? और उसमें से वैल्यूज को देखने के लिए हमें नेक्स्ट फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जनरेटर में से। किसी फंक्शन के अंदर अगर यील्ड कीवर्ड है तो वो बाय डिफॉल्ट जनरेटर है। किसी फंक्शन के अंदर अगर यील्ड कीवर्ड है, YIELD, तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है? जनरेटर है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर एक फंक्शन के अंदर यील्ड कीवर्ड यूज करेंगे तो वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं?
तो आपको जवाब देना होगा जनरेटर। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी बार यील्ड को यूज कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। तो आपको बोलना होगा n नंबर ऑफ टाइम, जितने मर्जी उतने यूज कर लो। वो पैरेलली ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड यील्ड कीवर्ड। तो आपको बोलना होता है यील्ड कीवर्ड जब किसी फंक्शन के अंदर आता है वो जनरेटर बनाता है, और रिटर्न जब किसी फंक्शन से कुछ आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है फर्दर ऑपरेशंस के लिए, तब रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है। फिर से, यील्ड कीवर्ड अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो वो जनरेटर कहलाता है। ठीक है, वो मल्टीपल टाइम आ सकता है। लेकिन रिटर्न कीवर्ड किसी फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न करके एक वेरिएबल में स्टोर करने लायक बन जाए, क्योंकि उसे फर्दर यूज करना है आगे चल के, तो हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। और ये फंक्शन में एक ही बार इस्तेमाल होता है। रिटर्न कीवर्ड एक फंक्शन में एक ही बार इस्तेमाल होता है। यील्ड कीवर्ड एक फंक्शन में मल्टीपल टाइम इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ एडवांस टूल्स हैं उनकी तरफ ले जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे आपको पैकेज और मॉड्यूल के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट में भी VS कोड कभी इंस्टॉल करवाया होगा, है ना? लेकिन कुछ कंप्लेन थी कि शुरू में ही कृष्णा बहुत सारे टूल्स डाउनलोड करवा दे रहा है, तो उससे हेक्टिक हो जा रहा है, क्योंकि हमें कोडिंग ही अभी नहीं आती है। इसकी वजह से मैंने सब कुछ अवॉइड कर दिया था, गिटहब भी अवॉइड कर दिया था। ठीक है, अब मुझे उन सबको बताना है आपको। आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री डिमांड करती है, इसलिए मुझे लगता है बता देना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो VS कोड एक आइडियली है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उनका मोटिव सिर्फ इतना था कि एक इनको एडवांस आइडियली दे दो, एक ऐसा आइडियली दे दो जिसके अंदर सब कुछ मिले, हर तरह के डेवलपर आके कोडिंग कर सके। ठीक है, दूसरा अप्रोच ये था कि ये हर तरह के डेवलपरों के लिए और हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी मिले। तुम लोगों ने नोटिस, अगर किसी ने पावर बीआई पढ़ा है तो नोटिस किया होगा कि पावर बीआई सिर्फ विंडोज के लिए है। अगर मैक में उसे डाउनलोड करना है तो बहुत सारे जुगाड़ बैठाने पड़ जाते हैं। उसमें से एक है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक डेवलपर की बाउंड्रीज नहीं होती, वो कुछ भी जनरेट क्रिएट कर सकता है, राइट? लेकिन एक GUI पे काम करने वाला बंदे की बाउंड्री हमेशा होती है, क्योंकि वो उतना ही टूल एक्सेस कर सकता है जितना दिया गया है उससे बना के, क्योंकि वो कोडर नहीं है। और अगर कोडर है, GUI पे रिलाई कर गया, वो जी गया GUI पे, तो वो तब तक वेट करेगा जब तक डेवलपर उसमें अपग्रेड ना डाले। पावर बीआई में अगर मुझे मान लो बार ग्राफ बनाना है और बार ग्राफ डेवलपर ने दिया ही नहीं, तो बना पाएगा क्या? तो वेट करना पड़ेगा ना कि डेवलपर इसमें अपडेट डाले, इसको अपग्रेड करके भेजे फिर से। लेकिन अगर एक डेवलपर होगा तो वो मशीन को तो समझा देगा ना पाइथन की मदद से कि ठीक है सर, हमें बार ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा बताओ। डेवलपर तो कर सकता है नहीं काम, क्योंकि डेवलपर हमारा क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको टैकल करता है, वो कैसे भी हो सकती है। ठीक है, अब VS कोड भी डेवलपरों के लिए बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट चाहता तो इसको भी विंडोज के लिए बनाता, लेकिन विंडोज के लिए ना बना के सबके लिए उसने बनाया। विंडोज के लिए भी बनाया, मैक के लिए भी बनाया, लिनक्स के लिए भी बनाया। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं सॉल्यूशन देंगे तो कोई डेवलपर का दिमाग खराब होगा तो वो बना देगा, और हमारा कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा मार्केट में। इसलिए उन्होंने तीनों के लिए बनाया। कभी भी डेवलपर की कोई भी टूल होती है वो तीनों के लिए बनती है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक, लिनक्स, विंडो। नोटिस करना कभी भी। पावर भी एक GUI प्लेटफॉर्म है, बेचारे एनालिस्ट उनके लिए। यहाँ पे एनालिस्ट बेचारे अपने आप को ना समझे, आप लोग टेक्निकल एनालिस्ट है पाइथन के साथ। ठीक है, तो आप लोग बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं चीजों को, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, लेना नहीं, चीजों को ठीक से सीखना। चलो अब VS कोड की बात करते हैं।
तो मेरे में VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। VS कोड का फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए कह रहा है कि देखो VS कोड इंस्टॉल्ड है। सर्च में किया मैंने सर्च, तो यार क्लिक करूंगा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पीसी में नहीं होगा ये। तो मैं भी अपने पीसी को आपके पीसी की तरह बना रहा हूं, जिससे मैं बता पाऊं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे आप। तो अभी के लिए इस पार्ट को आप स्किप करोगे, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं अन इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो VS कोड के अलावा कुछ और भी टूल्स है जिसके बारे में मैं अवेयर कराऊंगा अभी, ठीक है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने स्टार्ट में करवा दिया था और आप लोगों को समझ में नहीं आया था, अब वो फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले VS कोड है। अब यहाँ पे जाके हम VS कोड लिखेंगे तो इट विल शो मी कि सर्च कर लो। तुम्हारे पीसी में ये नहीं है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक मुझे ब्राउजर पे लेके जाएगा और इस पूरे प्लेटफॉर्म को ओपन करेगा। यहाँ पे पहला लिंक आ रहा है गो टू डाउनलोड, क्लिक करोगे तो इट विल शो यू तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो अवेलेबल है। उसमें से पहला क्या है, विंडोज। ध्यान से देखो यहाँ पे विंडोज 10 और 11 के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 64 बिट, 86 का मतलब होता है 32 बिट, 8 चल रही है तो वो बैठे रहे, उनके लिए दूसरा प्लेटफॉर्म पाई चार। हाँ, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में मत कहना जिसका ट्रेनर ना हो। चलो, उसके बाद है ये लिनक्स, ठीक है। लिनक्स में बहुत सारे डिस्ट्रोज है। डिस्ट्रोज क्या होते हैं, देखो मैं ओवरव्यू सबका दे रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी चीज छूटे ना। जैसे विंडोज है ना, विंडोज में विंडोज सर्विस पैक 2, 2003, 2004, सॉरी 5, 7, 11, 10, ये सब है ना विंडोज के वर्जन। उसी तरह लिनक्स में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब उबंटू, फिडोरा, रेड हैट, डेबियन, सेंटोस, पैरेट, कैली, बहुत सारे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रोज है, अलग अलग लिनक्स के वर्जन। हर लिनक्स वर्जन का अपना अलग स्पेसिफिक काम है, ठीक है। पेन टेस्टिंग से लेके साइबर सिक्योरिटी, सब तरह के काम करे जा सकते हैं लिनक्स से। जितने भी सर्वर चलते हैं जो सेफ साइड में होते हैं, जो हैक नहीं किए जाते, वो लिनक्स पे ही चलाए जाते हैं, क्योंकि लिनक्स सिक्योर है एज कम्पेयर टू विंडोज और मैक। जब कभी भी आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे और आप देखोगे कि उनकी वेबसाइट होस्ट हो रखी है, तो उस वेबसाइट के पीछे जो होस्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लिनक्स होगा। क्यों? क्योंकि वो हैक नहीं होती, क्योंकि वो खुद हैकिंग के लिए बनी है, कर्नल के साथ सीधा इंटरेक्ट करते हैं। अब ये कर्नल कौन है, आर्मी का? नहीं, कर्नल सीधा मशीन को कहते हैं एक तरह से, ठीक है। सीधा मशीन से जब बात करते हैं ना, उसी को कर्नल कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो डॉट डीईबी है वो डेबियन और उबंटू में सपोर्ट करता है। ये दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, ठीक है। इंडस्ट्री में जाओगे तो ज्यादातर तुम्हें उबंटू देखने को मिलेगा, उबंटू मोर पॉपुलर देन डेबियन, ठीक है। अच्छा, फिर है आरपीएम, डॉट आरपीएम। आरपीएम होगा तो रेड हैट के लिए चलेगा, रेड हैट भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिडोरा, सूसी, ठीक है। उसी तरह से मैक, ठीक है, मैक के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। पता नहीं कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, अगर किसी ने लिनक्स चलाया हो और मैक चलाया हो तो उसको फील आया होगा कि दोनों एक जैसे तकरीबन तकरीबन चलते हैं। क्योंकि अब जो लिनक्स भी है ना, वो भी GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके,
हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर का होगा वो विंडोज होगा, विंडोज का सबसे ज्यादा यूजर्स है। ठीक है, तो विंडोज के लिए डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इसी पे सीधा क्लिक कर लेंगे, देख लेंगे विंडो 10 है कि नहीं है, या विंडो 11 या उससे ऊपर का वर्जन। ठीक है, क्लिक करो इस पे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। 89 MB का ये फाइल है, 89 MB का ये फाइल है। इसको बनाने का मोटिव एक ही था माइक्रोसॉफ्ट का, कि यूजर को एक एवरग्रीन प्लेटफॉर्म दे दो जिसमें हर तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट कराया जा सके। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत तरह के फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा, अभी याद आ जाएगा कौन कौन सा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, VS कोड अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और .exe कास्ट सिस्टम ऑफ व्हाट, विंडोज कम्युनिटी .exe विंडोज की कास्ट सिस्टम है ना। डेवलपर कहते हैं कास्ट पे बिलीव मत करो, मतलब पढ़े लिखे लोग, और खुद ही कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करा रहे, देख रहे हो, ये दो तरफा बात हो रही है ना। कौन कौन इससे डिसअग्री करता है, नहीं करो राणा साहब। डिसअग्री करो ना, मतलब तो मैं क्या करूं। मैं चाह रहा था कि कोई कुछ बोले। हाँ, मत करो कुछ, सही बात। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी अनइंस्टॉल कर दिया, अभी ये है नहीं मेरे पीसी। तो आप दिस पीसी के अंदर जाओगे, दिस पीसी सबको खोलना आता है ना, कैसे खोलता है सर, अरे तुम्हें से पूछ रहा हूँ। दिस पीसी पे जाके ये कहाँ मिलता है, अरे सर्च में मिलेगा सर, दिस पीसी लिखो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। चलो डाउनलोड्स में जाना, यहाँ पे देखो VS कोड बहुत बार डाउनलोड हो रखा है। पहली बार जब VS कोड डाउनलोड हुआ था तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ब्रैकेट में, दूसरी बार डाउनलोड हुआ तो 1 लिख दिया गया, तीसरी बार 2 और 3, मतलब चौथी बार 3 ऐसा लिखा गया। अब किसी को भी क्लिक कर लो ये डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी इंस्टॉल्ड हो जाएगा, डबल क्लिक कर लो। हाँ सही है, गलती हो गई, सॉरी माफ कर दो मुझे, मोते गलती हो गई। आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, है ना। कौन इतना फारिग बैठा है, कोई नहीं, तुम बैठे हो फारिग, तो ऐसे हाथ उठा के ऐसे पीछे क्यों, हेयर स्टाइल दिखा रहे हो। अभी अभी बाल कटवाया है मैंने। चलो नेक्स्ट, देखो अब मान लो, तुम्हारा नाम क्या है भाई, कशिश, रहने दो यार। इससे आगे नहीं सुन सकता मैं, कशिश भाई तुम्हारा नाम क्या है, अंकित, अंकित, हाँ ये ठीक है, तुम यार नाम का कुछ करो, कशिश भी ठीक है, थोड़ी देर में सुरूर हो जाएगा। अच्छा नाम है वैसे यार, किसने रखा, ट्रीटी साइन हुई होगी मॉम डैड के बीच में, हमारे बेटे का नाम कशिश होगा। हाँ मेरे घर वालों ने तो ये भी ट्रीट साइन नहीं किया। चलो आगे देखते गाइस, तो कशिश मान लो कि एक स्पेस में रहता है ना, घर पे अपने रहता है, तो एक इंसान को जीने के लिए, यानी कि कशिश को जीने के लिए जितना स्पेस चाहिए, कशिश खुद 90 MB का है, लेकिन उसको जीने के लिए 10 लोगों जितना स्पेस चाहिए होता है, जिसमें वो सो भी सके, बैठ भी जाए, पढ़ाई भी कर ले, है ना। तो वही वो स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 344.5 MB की रिक्वायर्ड स्पेस है डिस्क के ऊपर। अगर उतनी नहीं स्पेस है तो तुम्हारा VS कोड नहीं चलेगा। क्लियर है, मतलब VS कोड डाउनलोड होने का तो 90 MB का था, लेकिन चलने के लिए उसको कितना स्पेस चाहिए, 344.5 MB। समझ में आ रहा है कशिश, नाम बढ़िया है तुम। कुछ भी हो जाए, जब तक मौत का बुलावा ना आए इस बात को मत बदलना, मर जाना फिर भी मत बदलना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के बहुत समस्या होगी और उसका समाधान मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट,
ये सब चेक कर लेना, और लास्ट वाला तो बिल्कुल कर लेना, नहीं तो CMD से नहीं चलेगा ये VS कोड। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। अब इसके बाद जो है लॉन्च पे चेक्ड है, मतलब कि जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा माई VS कोड विल लॉन्च्ड। ओके, तो फिनिश पे क्लिक करोगे और VS कोड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहले भी मैं थोड़ी देर पहले एक बैच में पढ़ा रहा था, उसका है। बाकी आपका जो VS कोड खुलेगा कुछ ऐसा खुलेगा। ऐसा खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको कोई नई फाइल बनानी होगी तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, नई फाइल बन जाएगी। ठीक है, अगर आपकी कोई ऑलरेडी फाइल रखी हुई है किसी भी एक्सटेंशन की हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक्सटेंशन की हो फर्क नहीं पड़ता, अगर रखी हुई है तो आप ओपन फाइल पे क्लिक करके उस पाथ तक पहुंचेंगे, एक नया विंडो आएगा और बात पूछेगा आपसे कि किस पाथ पे रखी हुई। ठीक है, उसी तरह से अगर फोल्डर आपको ओपन करना है, जो ऑलरेडी एक फोल्डर बनी हुई है, किस पाथ पे बनी हुई है वहां तक पहुंच के उसको ओपन करना है, यू कैन मेंशन ओपन फोल्डर पे क्लिक करके एक विंडो खुलेगा और तुम्हें उस पाथ तक पहुंचना है, फिर उस पाथ को चूज कर लेना है। उसके बाद गिटहब की बात हो रही है, तो गिटहब मैंने बताया था फिर स्किप कर दिया था, हम फिर से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो गिटहब भी जरूरी है क्योंकि कल को आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, लेट से आप एक टीम के अंदर काम कर रहे होगे, तो टीम के अंदर ईमेल ईमेल खेलते हैं लोग। हाँ, ईमेल ईमेल लोग खेल रहे होते हैं। क्यों ईमेल ईमेल खेलते हैं? क्योंकि वहां पे सबको पता सब झूठे हैं, तो ईमेल एविडेंस का काम करता है कि मैंने ये बात बता रखी है। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। Amazon अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाना चाहता है, तो उस पे डिजाइनिंग, HTML CSS वगैरह होगा ना, इनका काम 3 लोग करेंगे, फिर डेटाबेस का काम चौथा करेगा, API बनाने का पांचवा करेगा, डेटाबेस वाला छठा करेगा, उसको इंटरेक्ट करने के लिए किसी कोर लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया कोई सातवां बंदा करेगा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का काम कोई और करेगा, डेवऑप्स का बंदा जो रहेगा वो ऑपरेशन और डेवलपमेंट देखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्किंग का बंदा होगा, एक बार डिप्लॉय हो गया तो वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं तो डाउन तो नहीं जा रहा, मतलब कि नेट तो नहीं बंद हो गया। तो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। अगर किसी एक बंदे ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया तो अगला बंदा काम नहीं कर सकता, क्योंकि सब के सब चेन में मर्ज होते एक दूसरे के साथ। अगर HTML वाले ने अपना काम नहीं किया तो CSS वाले उसकी डिजाइनिंग नहीं कर सकता है। अगर CSS वाले ने डिजाइनिंग नहीं करी, HTML वाला ने अपना काम कर दिया, CSS वाले ने डिजाइनिंग नहीं करी, तो जावा स्क्रिप्ट वाला उसको डायनेमिक नहीं बना सकता है। ठीक है, अगर जावा स्क्रिप्ट वाले ने अपना काम नहीं किया, HTML CSS वाले ने अपना काम कर लिया, तो उसको उसके पीछे बैकएंड हम नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब पाइथन वगैरह नहीं जोड़ सकते, डेटाबेस वगैरह नहीं जोड़ सकते। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो सबको मिल के काम करना होता है, और इन सब पे निगरानी रखने के लिए एक मैनेजर होता है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। उसको भी रिपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम मैनेजर को। प्रोग्राम मैनेजर वो होता है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोग्राम को देख रहा होता है, उसके काम को देख रहा होता है, उसको प्रोग्राम मैनेजर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोजीशंस हैं। 2 तरह की पोजीशन स्प्लिट होती है डेवलपर के बाद, लीड डेवलपर के बाद। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ चली जाती है, दूसरा आर्किटेक्ट की तरफ चली जाती है। आर्किटेक्ट वाले वो बंदे होते हैं जो हार्डकोर कोडर होते हैं। ठीक है, वो कभी भी मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। फिर वो, उसका अगला पोजीशन है इंटरप्राइज आर्किटेक्ट। इंटरप्राइज आर्किटेक्ट बहुत हाई फाई प्रोफाइल है, बहुत ऊंची प्रोफाइल है। ठीक है चलो ये समझ में आ रहा है सब। तो ये गिटहब की हेल्प से ही सब एक दूसरे पे निगरानी रख रहे होते हैं। कोई भी काम का एक्सकेलेट करना होता है, गिटहब से देखते हैं किसने काम नहीं किया, मार्क करते हैं, ईमेल में मर्ज करते हैं और भेज देते हैं।
क्यों नहीं हुआ ये काम, ऐसे। ठीक है, चलो। तो इस प्लेटफॉर्म को वैसे ही बनाया गया है कि सब मैनेज भी कर सके, सब इंसान इसको देख भी सके। चलो, इतना समझ में आ गया सबको। अब हमारा एक फाइल सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर फाइल सिस्टम यानी कि फोल्डर, जिसके अंदर हमारा बहुत सारा फाइल्स रखा हुआ है, तो फाइल सिस्टम उसको कहते हैं, एक फोल्डर को। ठीक है, वो ऑलरेडी एक बना हुआ है, उसमें बहुत सारी फाइल्स हमने बना रखी है, सब जुपिटर लैब की फाइल है ना, क्योंकि हम जुपिटर लैब पे अभी तक काम कर रहे हैं, सीखना आसान होता है वहां पे। तो उस फाइल सिस्टम को हम ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं। ये है वो फोल्डर, मतलब यहाँ से हम अपने फाइल सिस्टम को मैनेज करते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो इस पे क्लिक करो। यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कह रहा ओपन फोल्डर, एक फोल्डर ओपन करो। तो हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर क्लास ऑन गिट के अंदर एक फाइल बना रखी है, वीकडेज 11-12 करके। तो हम वीकडेज 11-12 में ही 11 वाले में ही काम करेंगे। इसके अंदर भी एक फोल्डर है, वीकडेज P 11-27-6-2023, इसको सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल। इसके अंदर के सारे कोड आ जाएंगे जो आपका जुपिटर लैब पे आते थे। ठीक है, और इसके अंदर जुपिटर लैब भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बस इतने से काम नहीं होता, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है। VS कोड